Hello everyone, welcome to MV classes Labor Law and HRM. I am Vanna. I qualified NET Code 55 Labor Welfare and Industry Relation, and now I am covering Unit HRM Unit 2. I already completed HRM Basics, Job Analysis, Selection, Recruitment, Induction, Placement, Training and Development. So you can also watch that video if you want to complete your topics. And now today I will teach about the performance management. So I hope you got understood this concept. Let's start. Firstly, what we will complete in today video: performance management, meaning type of performance management and process of performance management and rate advices. So let's start about the concept of performance management. Performance management is the ongoing process of communication between supervisor and employee occur throughout the year. What will the objective of organization, what we will make strategy of the organization, and how we will achieve the performance of the organization. So बेसिक कंसेप्ट हमारा ये हो गया कि हमें एक ईयरली हमेशा ही कंटिन्यूस रहता है हमारा. जैसे कि इसके अलावा आपका एक और कंसेप्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. मैं आपको अभी इसमें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी अलग से पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी वो प्रीवियस ईयर में पूछ लेता है. तो देखिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है वो हमारे एम्प्लॉय की इवेलुएट करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. लेकिन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है वो हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरीके से हमें इन्हेंस करना है, किस तरीके से हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. तो ये डिफरेंस होता है. एंड चलिए हम इसका बेसिक समझते हैं. सबसे पहले इसमें क्या करते क्या है. जैसे कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट मतलब किसी भी रिगार्डिंग तुम बात कर रहे हो तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया. नहीं, हम सिर्फ अगर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाता है. जैसे सबसे पहले उसकी क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशन. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है. जैसे कुछ की होती है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, कुछ होते हैं हमारे बिहेवियर ओरिएंटेड होते हैं. तो जो अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है, अगर हमारा कोई रिजल्ट ओरिएंटेड है तो हम उसमें देखेंगे हाउ मच टास्क वी कंप्लीटेड. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओरिएंटेड है तो हाउ वी विल टीच समथिंग, या फिर हम किस तरीके से काम करना है. समझ रहे हो ना. अगर आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया तो आप सिर्फ ये देखोगे कितना हमें टास्क कंप्लीट करना है, और अगर आपका बिहेवियर तो किस तरीके से, मतलब कैसे, किस मेथड से हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एंड उसके बाद गोल बनाते हैं, फिर हम उसे फीडबैक देते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और फिर उसके रिजल्ट जो आता है उसको रिव्यू करते हैं, फिर से अगेन उसे फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. एक क्या होता है, एक रेगुलर चेक होता है. मतलब कहते हैं कंटिन्यूस हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ऐसा नहीं कि आप ईयरली में कर रहे हो या फिर क्वार्टरली कर रहे हो. आपको रेगुलर उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना होता है, उसे फीडबैक प्रोवाइड कराना होता है इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. और कहते हैं एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हो सकती है. इफेक्टिव वो हो सकती है कि जो हमारा इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है उसका डायरेक्शन, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी ही तरफ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारा जो हम इंडिविजुअल अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो एक हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अलग है. जैसे कि इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो बिहेवियर ओरिएंटेड काम कर रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सेल्स ओरिएंटेड, इट मीन्स द रिजल्ट ओरिएंटेड है. तो हमें क्या है, दोनों के परफॉर्मेंस जो कि प्रोसेस है उन सबको हमें अलाइन करना है, मतलब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में फॉलो करना है. अब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसका जो वर्क एफर्ट जो वो काम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन को मतलब उसके साथ अलाइन करना है, मैच करना है कि किस तरीके से वो अपना जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है. देखिए मिशन क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट है, वो मिशन है सोसाइटी में. मतलब कहते हैं ना कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये से हमारा मिशन निकलता है. ऑब्जेक्टिव है कि हम उस चीज को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं. तो इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट है उसका बेसिक्स क्लियर हो गया हो, आई होप. देखिए इसमें आपको सबसे पहले बस यही देखना है कि हम उसकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को अलाइन करते हैं, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, साथ साथ जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो.
तो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने अभी बेसिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद हम हमेशा ऑथर को भी कंट्रीब्यूट करवाते हैं कि ऑथर ने अपना क्या बोला है इस डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि आर्मस्ट्रांग एंड बैरन है, उन्होंने क्या बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, एक स्ट्रेटजिक एंड इंटीग्रेट अप्रोच टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन by improving the performance of people who work in them and by developing the capability of teams and individual contributor। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तरीके का हम इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब सब एक दूसरे से लिंक है। कि मैंने बोला ना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इस तरीके का इंडिविजुअल का जो इफर्ट है वो भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और हमेशा हम देखते हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखता है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हमारे एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस दोनों को देखता है कि उसमें किस तरीके से वो काम करे, जो हमारा जो टीम है, जो हमारे इंडिविजुअल है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये हमारी आर्मस्ट्रांग एंड बैरन की डेफिनेशन है और आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। एंड कभी कभी यही होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो कुछ आप कीवर्ड उठा सकते हैं, स्ट्रेटजिक एंड इंटीग्रेट अप्रोच आप इतना याद कर सकते हैं तो आपको याद रहेगा। और दूसरा है हमारा लोकेट, उन्होंने क्या बोला था कि देखिए हमारी जो इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी तो आप समझते हो जो आपके कोर स्किल्स होते हैं, वो जैसे नॉलेज आपकी कुछ डिफरेंट हो, स्किल हो जिसमें आप परफेक्ट हो, आपकी इफिशियंसी बहुत अच्छी हो उन कामों में, और आपकी कमिटमेंट, कमिटमेंट कहते हैं ना कि हम इतना काम देंगे, हम इतना कंप्लीट करेंगे, हम इतना लॉयल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सारी चीजें जो हमारी कॉम्पिटेंसी हो गई, हमारे कमिटमेंट हो गया, हमारा काम हो गया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट से अगर हम शेयर करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको ये सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी अचीवमेंट इंक्रीज होगी और एक इंडिविजुअल की भी अचीवमेंट इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है, फोकस करता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, देखिए मैंने एक्सपेक्टेशन आपको फर्स्ट में बेसिक में क्लियर करा दी थी। एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है कि हमें सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को ना उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर करो कि ऑर्गेनाइजेशन उससे चाहती क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, एक्शन एंड बिहेवियर ओरिएंटेड है, किस तरह की है। तो रिजल्ट में तो क्वांटिटी देख रही है, क्वालिटी देख रही है, अगर हम उसको बताएंगे जब भी तो वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन कर पाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी जॉब में अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है तो वो टारगेट फोकस करेगा, अगर वो बिहेवियर ओरिएंटेड है तो वो मेथड पर फोकस करेगा, जिससे वो अपनी जॉब को और परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट कर सकता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे जनरल अप्रेजल हो गया। जनरल अप्रेजल में तो आप तो यही बोलिए आपने कि एक मैनेजर एम्प्लॉय किसी भी परफॉर्मेंस के रिगार्ड में अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरीके से हमें गोल सेट करने हैं, किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और किस तरीके से हमें फीडबैक देना है, रिव्यू करना है, अगर आपका प्रॉपर अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट नहीं किए तो दोबारा से हमें कैसे काम करना है, ये हमारा जनरल अप्रेजल हो गया, जो कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल अप्रेजल होता ही है। एंड सेकंड आता है 360 डिग्री अप्रेजल, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न टेक्निक भी है। 360 डिग्री अप्रेजल होता है हर एंगल से आपका अप्रेजल होना। जैसे इसमें क्या होता है कि बायसनेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आप अपने पीयर से भी अप्रेजल लोगे, आप अपने सुपीरियर से भी लोगे, आप अपने सीनियर से भी लोगे, आप अपने क्लाइंट से भी लोगे, मैनेजर से भी लोगे, और अपने साइड में जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है, वेंडर है, सबसे अपना अप्रेजल लोगे। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो अप्रेजल होता है वो एकदम इफेक्टिव अप्रेजल होता है और आपको एक्चुअल पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब। तो इसमें ये 360 डिग्री अप्रेजल हो गया। अब आता है टेक्निकल परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए टेक्निकल परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो ये हो गया कि टेक्निकल नॉलेज के बारे में अगर आप अप्रेज कर रहे हो किसी को, कहते हैं टेक्निकल नॉलेज को एम्प्लॉय को इवेलुएट करते हो, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसकी टेक्निक कौन सी टेक्निकल नॉलेज में वो एक्सपर्टीज है, मतलब किस चीज में वो एक्सपर्ट है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनेजर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट एम्प्लॉय का कैसे होता है कि वो खुद की परफॉर्मेंस को ही और जो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसको अपने आप में मतलब एनालिसिस करता है और देखता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से वो मैनेजर से उस बारे में डिस्कस करेगा और वो उसे बताएगा कि इस तरीके से तुम्हें अचीव करना है या फिर तुम कहाँ फेल हुए, तो किस तरीके से तुम्हें इनहेंस करना है। तो ये है। और नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं मैनेजर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे वो पढ़े थे मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल ये मैनेजर के लिए ही डिजाइन किया जाता है और वो अपना फीडबैक क्लाइंट से मतलब अपना लेगा, अपने टीम मेंबर से लेगा और उसकी बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा मैनेजर। नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्ट इवेल्यूशन रिव्यू है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बेसिस पे उसको असेस करते हैं एंड दूसरे एम्प्लॉय को भी उसको रिव्यू करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। जिससे क्या होता है कि कहते हैं ना और परफॉर्मेंस में किस तरीके से इनहेंस हो सकता है, तो ये भी एक तरह की टेक्निक है। अब आता है सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल आप समझ गए होंगे, टारगेट जो देता है एम्प्लॉय हमारा ईयर में कि तुम्हें एक साल में 100 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो जब एंड होता है उस ईयर का, उसके बेसिस पर हम उसे जज करते हैं कि जो उसने टारगेट फुलफिल किए या नहीं। पर इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि वो हमेशा रियलिस्टिक सेल्स टारगेट होने चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के। ऐसा नहीं कि कोई कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा उन टारगेट्स को, तो हम इसमें सेल्स परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। अब देखिए हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हम प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर कोचिंग पढ़ेंगे, फिर रिव्यू पढ़ेंगे। तो प्लानिंग में क्या होता है कि दोनों जो मैनेजर और एम्प्लॉय हैं वो दोनों बैठ के प्लानिंग करते हैं। किसके बारे में? एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एम्प्लॉय का जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उसका वर्क प्लान है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल है, मतलब तीनों चीजों को हम रिव्यू करेंगे, मतलब रिसर्च करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम उसका वर्क प्लान डेवलप करेंगे किसके बेसिस पे? जो वो टास्क कंप्लीट कर रहा है उसके बेसिस पे। आफ्टर दैट हमने क्या किया, उसके क्रिटिकल एरिया देखे जो उसने मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है पूरे ऑब्जेक्टिव ईयर्स में। तो हमने क्या किया, उसके क्रिटिकल एरिया मतलब इंपॉर्टेंट एरिया जो मेन एरिया है वो आइडेंटिफाई करें और उसके बेसिस पे अब हम एक गोल क्रिएट करेंगे, स्मार्ट गोल। जैसे कि हमने उसका जॉब डिस्क्रिप्शन रीड कर लिया, उसका रिव्यू देख लिया और उसका वर्किंग प्लान देख लिया, उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल देख लिया, उसके बेसिस पे हम स्मार्ट गोल क्रिएट करेंगे। स्मार्ट यू नो वेरी वेल अबाउट द एस फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, A for attainable, R for relevant and T for time based। तो देखिए स्पेसिफिक कैसे हो गया कि एक जो भी हम कोई भी अगर सेट करते हैं गोल वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आपने वेग सा बना दिया, आपने सिर्फ ये बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन आपने ये गोल नहीं बनाया कि किस फील्ड में चाहिए, किस पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए। तो अगर आपको IAS की तैयारी करनी है तो IAS एक स्पेसिफिक हो गया, पर आपने तो बोल दिया कि, तो कहते ना एक कोई भी गोल क्रिएट करो अपना स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल इट मीन्स आप मेजर कर सको उसे क्वालिटी के टर्म्स में भी और क्वांटिटी के टर्म्स में भी। और अटेनेबल क्या होता है? अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा गोल बना लिया जो कि अचीव ही नहीं कर सकते। अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे ऐसा गोल बनाओ जिसे आप अचीव कर सको। रिलेवेंट मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो आपकी नॉलेज है उसके गोल है वो रिलेवेंट ही होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना एकदम कोई भी चीज अनरिलेवेंट नहीं देखनी जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है, आपने ऐसे ही डिसाइड कर लिया। अब आता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब हर किसी का टाइम बाउंड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या 1 मंथ का आप स्मार्ट गोल बना रहे हो, या 2 मंथ्स का है, या 6 मंथ्स का है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक प्लानिंग फेज में स्मार्ट गोल बनाते हैं। उसके बाद हम करते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट। देखिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट में क्या है कि अगर तुम कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे। क्वालिटी हो सकती है आपकी, क्वांटिटी हो सकती है, टाइमलीनेस हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है एंड मैनर्स हो सकते हैं। देखिए क्वालिटी में क्या होगा, क्वालिटी में आप देखोगे एक्यूरेसी क्या है। अब कोई भी वर्कर है, कोई एम्प्लॉय अगर टास्क कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए प्रॉपर टास्क में, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और क्वांटिटी में आप देखोगे हाउ मच वर्क इज प्रोड्यूस, मतलब काम वो कितना कर रहा है जिससे हम उसे मेजर कर सके, उसकी एरर रेट क्या हो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कोई भी स्टैंडर्ड सेट करो तो दोनों टेंशन होने चाहिए कि हम उसे मेजर भी कर सकें और हम उसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सके, तो मेजर कर सके, इसलिए क्वांटिटी। टाइमलीनेस हम इसमें देखेंगे कितने टाइम में वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमेशा टाइम भी रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कोई काम है अगर आपका 1 वीक ले रहा है तो आप उसे 2 दिन का नहीं टाइमलीनेस कर सकते हो, आपको एक रियलिस्टिक होना चाहिए जो कि हर एम्प्लॉय ऑन एवरेज कंप्लीट कर सके। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होगी कि जैसे कहते हैं ना कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, रिड्यूसिंग यूनिट कॉस्ट, रिड्यूसिंग द टाइम
कि कम से कम कॉस्ट आए किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने की। जैसे इसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन हो गए और उसको प्रॉपर एक्यूरेसी बता दी किस तरीके से उसे काम करना है, जिससे क्या होगा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मैनर मतलब किस तरीके से आप पूरे टास्क को परफॉर्म कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपका हो गया मैनर्स। तो सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। उसके बाद देखिए डिफाइंड बिहेवियर क्या हो गया। अब हम डिफाइंड बिहेवियर पढ़ेंगे। तो डिफाइंड बिहेवियर में क्या हो गया कि किस तरीके कहते हैं ना कि क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि किस इंसान को क्या क्या प्लानिंग करते समय क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो देखिए कस्टमर जो सर्विस ओरिएंटेशन होगा उसका क्या काम होगा, वो कस्टमर से किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, तो उसके कुछ स्किल्स होंगे जो कि हम स्टैंडर्ड में सेट किए होंगे। तो अब हम उसके जो स्किल्स है वो हम देखेंगे एक्सीड कर रहे हैं स्टैंडर्ड से या मीट कर रहे हैं या फिर ये मीट नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर के हो गए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसका कन्विंसिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से का। और जो दूसरा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव। अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का काम है तो उसमें इनिशिएटिव होना चाहिए, उसको सर्वे वाली स्किल होनी चाहिए, उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो वो भी उसके भी स्टैंडर्ड हमारे अलग होते हैं। देन हम देखते हैं टीम वर्क। अब टीम वर्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसे सबके इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना चाहिए, उसको इंडिविजुअल एफर्ट्स की बजाय उसको एक कहते हैं ना कोलैबोरेटिव एफर्ट करने चाहिए। तो ये टीम वर्क के जो स्टैंडर्ड मतलब बिहेवियर डिफाइन होता है। उसके बाद आता है हमारा लीडरशिप। अब लीडरशिप के पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये क्या है, अब ये सारे इन सबके हमने प्लानिंग में बिहेवियर डिफाइन कर दिए। अब इन बिहेवियर के बेसिस पर हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या उससे एक्सीड कर रहे हैं। अब आता है हमारा ऑब्जर्विंग वर्किंग आवर्स एंड यूजिंग लीव। ये भी हमें बिहेवियर में डिफाइन करना है कि कोई भी एम्प्लॉय है 8 घंटे प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो कितनी लीव ले रहा है या कितना प्रेजेंट है, कितने टाइम वो एब्सेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे हमें क्या पता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरियसनेस होती है वो पता चल जाता है। तो हमने क्या किया प्लानिंग में, देखिए सबसे पहले जो एम्प्लॉय और मैनेजर है उसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू किया, उसके बेसिस पे उसने स्मार्ट गोल बनाए। स्मार्ट गोल बनाने के बाद उसने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिए और उसके बाद उसने बिहेवियर को डिफाइन कर दिया कि इन लोगों के साथ क्या क्या स्टैंडर्ड मैच करने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोचिंग। देखिए कोचिंग फेज ओवरव्यू क्या होता है कि इसमें क्या करता है कि हम उसको जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होती है, जो उसको हम उसमें अपना जो हमारा मैनेजर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे कि आप उसको देखोगे, अब उसने प्लानिंग तो कर ली, अब आप पूछोगे कि ना इसमें लिखा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड कोचिंग एम्प्लॉइज to address concern and issue related to performance so that there is a positive contribution to the organization। मतलब उसे हम अच्छी तरीके से बताएंगे एम्प्लॉय को कि वो एड्रेस करे कि क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे किसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो, पॉजिटिव परफॉर्मेंस हो हमारी। तो ये क्या कोचिंग फेज है, मतलब हम उसे समझा रहे हैं, एक तरह का हम उसे गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इस फेज में क्या होता है, जो एम्प्लॉय और सुपरवाइजर है वो रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, प्रोग्रेस को असेस करते हैं उनके किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। उसके बाद हमने जो ये देखते हैं कि कोई बैरियर तो नहीं आया, अगर बैरियर आया तो हम किस तरीके से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे हम रिमूव कर सकते हैं, इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम बैरियर को रिमूव करेंगे, फिर उसे फीडबैक देंगे, शेयर द फीडबैक रिलेटेड टू द गोल, एंड आफ्टर दैट कोई भी अगर चेंज करते हैं हम वर्किंग प्लान में, जो भी अगर हमने जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे, हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी के बेसिस पे फिर से हम चेंजेस करते हैं, फिर से हमारा सेम प्रोसेस रिपीट होता है। देखिए हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में सारा सेट किया। कोचिंग फेज ओवरव्यू ये जब का है जब हम उसे एड्रेस करें कि क्या क्या पॉजिटिविटी कौन कौन से इशू रिलेटेड होते हैं हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जब हमने प्रोसेस प्लानिंग करी है और उसके बाद में जो हमने एग्जीक्यूट किया तो उस टाइम पे हम इन सारी चीज़ों को असेस करेंगे, और कोई भी अगर कोई भी बैरियर आता है तो हम उसको फिर से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। देन अब आता है हमारा रिव्यू, प्रोवाइड फीडबैक। अब देखिए इसके बेसिस पे आपने फीडबैक प्रोवाइड करा दिया कोचिंग में। फीडबैक क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो भी आपने बिहेवियर किया है, कोई भी आपने परफॉर्मेंस दी है जो कि अफेक्ट कर रही है किसी भी वर्क प्लेस को, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो। देखिए ये दो तरह के होते हैं, it can be a factual, it can be emotional। Factual is the based on observation of the employee behavior and is resulting
कंसिक्वेंसेस। इमोशनल हो गया कि तुम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो एम्प्लॉय के बिहेवियर से, एंड फैक्चुअल हो गया फैक्ट के बेसिस पे, जो आपने ऑब्जर्व किया वो आपने क्लियरली बता दिया। जो हमारे फीडबैक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कि आपने एम्प्लॉय को सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, मतलब गुड परफॉर्मेंस के बारे में बताया, कि कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन के बारे में, उसको मोटिवेट करने के लिए मोस्टली काम आता है पॉजिटिव फीडबैक। किसी एम्प्लॉय को तुम मोटिवेट कर सकते हो जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। और जो सेकंड होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि यार प्लीज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए हमें। तो क्या है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है हमारा कि कहाँ पे तुम्हें जरूरत है, किस एरिया में तुम लैग करे, कहाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस मैच नहीं करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी के साथ। तो ये हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसने पूछा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ तो आपने बोल दिया अच्छा या बुरा। तो ये नहीं, आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि तुम्हारा इन पॉइंट्स पे आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। डिटेल्ड होना चाहिए एक्शन, और हमेशा जो भी आप फीडबैक दो वो उसकी जॉब को फीडबैक दो, ना कि उस पर्सन को। जैसे कहते हैं ना तुमने, तो किसी का नेम मेंशन नहीं है, वो उसकी जॉब को फीडबैक दिया जा रहा है, तो हमेशा उसके एक्शन को फीडबैक दो ना कि पर्सन को। देखिए मेन पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का, कि उससे एक्चुअलिटी पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस क्या थी, बिहेवियर क्या था, और अभी हम क्या हमारी परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से हमारा ये फीडबैक वाला सिस्टम कंप्लीट होता है। अब आता है थर्ड फेज। जैसे फर्स्ट पढ़ा हमने प्लानिंग, सेकंड पढ़ा कोचिंग, कोचिंग में भी हमने रिव्यू, वो कोचिंग में हमने सॉरी वो पढ़ा फीडबैक वाला पढ़ा, और अब हम रिव्यू फेज ओवरव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू फेज ओवरव्यू में क्या होता है कि आपने सब कुछ हो गया आपका कंप्लीट, अब आप क्या करोगे, पूरे अप्रेजल मीटिंग लोगे, पूरी परफॉर्मेंस को असेस करोगे, समराइज करोगे और हाईलाइट करोगे उसकी क्या क्या, उसने पूरे ईयर में क्या क्या परफॉर्मेंस अपने क्या क्या परफॉर्मेंस उसने दी। तो देखिए अभी हमारे कोचिंग में तो चल रही थी, ऑन गोइंग परफॉर्मेंस थी सारी, लेकिन रिव्यू में क्या होता है जब हमारी कंप्लीट हो जाती है पूरी चीज, जब हम उसे कहते हैं ना किसी चीज का रिव्यू ले रहे हो, रिव्यू पीरियड है, तो ओवरऑल देख रहे हो तो उसने अपने थ्रू आउट द ईयर क्या किया। और इसमें हम वो सेल्फ असेस भी कर सकते हैं, जिसमें वो खुद देख सकता है कि कितना गैप है जो एम्प्लॉय का सेल्फ परसेप्शन और मैनेजर का व्यू। जैसे कि आपने मैनेजर ने कुछ आपकी स्टैंडर्ड सेट की है और जो एम्प्लॉय है उसने कुछ परफॉर्मेंस, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रही है, तो वो यही देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का क्या परसेप्शन था इस परफॉर्मेंस के बारे में और मेरा क्या परसेप्शन है। तो इस तरीके से हमारा चलता है, क्योंकि हमेशा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है उसे दोनों मिलके बनाते हैं, एम्प्लॉय भी और मैनेजर भी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, और जो भी हमारे परफॉर्मेंस डिस्कशन इशू होते हैं उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। मैनेजर क्या करता है कि पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, उससे डॉक्यूमेंट करता है, जिससे कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और इफेक्टिवली तरीके से असेस कर सके। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या जब मैनेजर को रेटिंग करते टाइम क्या क्या बायसनेस को अवॉइड करना चाहिए। तो पहला आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि आपने उसकी पॉजिटिव क्वालिटी की बेसिस पे ही असेस कर दिया, इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर कंप्लीटेड, आपने उसकी पॉजिटिव क्वालिटी, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेसिस पे आपको ने उसको रेटिंग दे दी। तो ये क्या हुआ, हेलो इफेक्ट हो गया। और हॉर्न इफेक्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, आपने उसकी नेगेटिव क्वालिटी को सिर्फ ध्यान रखें। हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने 80% बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, 20% खराब किया, लेकिन आपने क्या किया उसके 20% के बेसिस पे उसको असेस कर दिया, उसे लोअर रेटिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। एंड सेंट्रल टेंडेंसी होगी आपने कि आपने सिर्फ मिड पॉइंट रेटिंग दी। जैसे कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर भी आपने उसे 10 में से 5-6 की फॉल कैटेगरी में रखा, और जो एम्प्लॉय बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है उसको भी 5-6 में। इससे क्या होगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें ये सारी बाइसनेस है वो अवॉइड करनी चाहिए। लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस, आपने क्या किया कि अपने पीयर के कंपेरिजन में आप या तो ज्यादा बहुत ज्यादा लीनियंट मतलब बहुत ज्यादा इजीली जनरल किसी को इवेलुएट कर रहे हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इवेलुएट कर रहे हो। तो हमें क्या करना, हमें ये बायसनेस को अवॉइड करना है। एंड सेकेंड है सेम एज मी। तो मतलब ये लास्ट में सेम एज मी का मतलब होता है कि आपने सिर्फ अपने जैसा परसीव करो, किसी एम्प्लॉय है जो आपके जैसे थॉट्स हैं, आपका जैसा बिहेवियर, आपके जैसा परसेप्शन अगर मैच करता है, भले वो परफॉर्मेंस खराब कर रहा है तब भी आप उससे रेटिंग हाई दे दोगे। लेकिन कोई है जो
यूनिक है, डिफरेंट है, आपके थॉट्स आइडिया से मैच नहीं करते, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपने उसे रेटिंग लो दे दी। तो ये क्या है, ये बायसनेस क्रिएट करते हैं। एंड इसके अलावा 3 और रेटिंग है हमारे जो अवॉइड करनी चाहिए रेटर को, जैसे कि स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हो है कि आपने पास्ट के बेसिस पे उसको पूरा असेस कर दिया, भले वो पास्ट में अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और रिसेंट में उसने खराब परफॉर्मेंस किया, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस की बेसिस पर अगर अच्छी रेटिंग दे दी, और या फिर अगर उसने पास्ट में बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया था, अब वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, अब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने अगर उसे लो रेटिंग दे दी, तो क्या है, ये स्पिल ओवर इफेक्ट है। एंड रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है कि जो अभी उसने मोस्ट रिसेंट बिहेवियर जो परफॉर्म किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपने उसे रेटिंग दे दी। तो देखिए, ये दोनों जो बायसनेस है, दोनों हमारी अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी अवॉइड करनी चाहिए। हेलो इफेक्ट से देखिए आप समझ में आएगा, पॉजिटिव की बेसिस पे सेट कर दिया। हॉर्न हो गया, आपने नेगेटिविटी के बेसिस पे सेट कर दिया। सेंटर आपने मिड बाई मिड कर दिया। लीनियंसी या तो ज्यादा लीनियंट हो गए या ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। सेम एज भी मतलब आपने अपना मिरर टाइप सर्च कर रहे हो। स्पिल ओवर पास्ट के बेसिस पे, रिसेंटली अपने रिसेंट के बेसिस पे, और एक और होता है हमारे स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट क्या होता है कि आपने मन में मेंटेलिटी बना ली कि इस तरह की लोग इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कि आपने किसी जेंडर को बेसिस पे कि फीमेल ये काम नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज को बैरियर क्रिएट नहीं होने देना है किसी भी जेंडर को। आपको एक रियलिस्टिक फैक्चुअल एम्प्लॉय का असेस करना है, इवेल्युएट करना है इसकी परफॉर्मेंस से, जिससे कि वो भी मोटिवेटेड हो और अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। देखिए, आज की वीडियो यहीं पे मतलब खत्म करती हूँ मैं, और आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो एक टॉपिक है हमारे HRM यूनिट 2 का, वो भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को मैं कवर कराऊं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।